तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 281 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने अकेले मिलके यहाँ पर एक लो लेवल ह्यूमन लेवल बीस्ट को मार डाला होता है, उसके बॉडी को उसने रख लिया होता और साथ में वो अपने हंटिंग की जर्नी को कंटिन्यू भी करना शुरू कर देता है, जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ के हेवेंस और अर्थ के अंदर ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे समझ लो तो एक पोर्टल जैसा ओपन होने लगता है, जैसे आपने बैटल टू द हेवंस के अंदर देखा कि कैसे सब जितने भी डॉजन्स आते हैं वो वहाँ पे स्पेस पोर्टल या फिर कह सकते हैं स्पेस को तोड़ कर आते, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ऐसे और भी क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे रुके होते हैं और उसी के अंदर हमें एक न्यू रियलम के अंदर एक जायंट क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी आइस की बनी हुई होती है और वो एक लाइट की तरह जगमगा रही होती है और साथ में कह सकता कि वो बहुत ही पावरफुल था। इसी वजह से वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ एरिया थी वो फ्रीज हो चुकी होती है और साथ में उसकी जो पावर्स होती है वो भी थोड़ी सी अजीब होती है, जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि उस बीस्ट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ से वो लगे तो वो चीज़ बिल्कुल ही जमकर खाक बन जाएगी। जिसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता उस बीस्ट के बारे में जो कि उसी वॉइड के अंदर छिपी हुई थी और वो भी उन्हीं सारे प्रैक्टिशनर्स का इंतजार कर रही थी, वो भी घात लगाए वहाँ पे बैठी हुई होती है। और असल में ये बीस्ट एक फ्रॉस्ट नाइटमेयर इन्वॉल्व होता है जो कि एक लो लेवल केओटिक सोर्स लाइफ फॉर्म होता है, जिसके साथ वो फ्रॉस्ट नाइटमेयर इन्वॉल्व होता है, काफी ज्यादा परेशान होता है और चारों तरफ ढूंढ रहा होता है कि प्रैक्टिशनर्स कहाँ है, आखिरकार वो गए कहाँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे प्रैक्टिशनर्स को देख लो, वो बीस्ट की तलाश में होते, वैसे ही ये सारे केओटिक बीस्ट भी हमारे प्रैक्टिशनर्स की खोज में होते हैं कि कैसे भी मिल जाए उनको हम लोग निकल जाएंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है इसके बारे में कि ये अपने आइस में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और इसके पास सोल टेक्निक्स भी है, जिसके कारण ये प्रैक्टिशनर्स को ढूंढ पाता है और साथ में अपनी पावर से उन सबको मार भी पाता है। यहाँ पे वो इन सबको खोज रहा था, प्रैक्टिशनर्स की सर्चिंग कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक हेवन इंटेंट आती है, मतलब किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगते हैं। सडनली कोल वॉइस कहती है 3000 वर्ड्स और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज होता है जिसकी पावर 7 एंड अर्थ के जितनी होती है कि इंस्टेंट में बिलियंस, मतलब एक दो नहीं सैकड़ों नहीं बिलियंस ऑफ स्वॉर्ड लाइट्स वहां पे आ जाते हैं। वो सभी गियर्स की तरह होते हैं, बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसकी पावर्स काफी ज्यादा सर्ज हो जाते हैं और ये फ्रॉस्ट नाइटमेयर इन्वॉय के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब जैसे ही वो बिलियंस ऑफ स्वॉर्ड्स उसके सामने आते हैं उस बीस्ट की तो हालत खराब हो जाती है, मतलब आप अकेले खड़े हो और आपके चारों ओर देखा जाए तो आप एक डोमेन में कवर हो गए हो, वो डोमेन किसी एनर्जी की नहीं बल्कि पूरे के पूरे शॉर्ट से पिन पॉइंट से घिरी हो। तो आपको कैसा लगा, सेम टू सेम वैसा ही उसके साथ हुआ था, जिसके कारण वो फ्रॉस्ट नाइटमेयर होता है उस बीस्ट की फट जाती है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जितने भी शॉर्ट्स होते हैं वो आते हैं और उसके बॉडी के साथ लग जाते हैं, उसके बॉडी को छेद देते हैं और वहां पे उसको मारने लगते हैं, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो उतनी ओवरवेलमिंग फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर पाता, वहां पे गिरकर मारा जाता है। और इसी मूवमेंट पे हमें एम्पायर किंग को दिखाया जाता है जो कि अपीयर होता है, उस पूरे के पूरे मैसिव बॉडी को कलेक्ट कर लेता है। अब बिलियंस ऑफ शॉट्स होने के बावजूद भी उस बॉडी के अंदर उतनी छेद नहीं होती है, मतलब होता है ना कि इतने बिलियंस ऑफ शॉट्स से एक बीस्ट को छेदी लाल बनना चाहिए था, लेकिन वहां पे नहीं होता क्योंकि बीस्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है, मेजर उतना नहीं होता, बस उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू अभी भी उतनी होती, बस थोड़ी सी कम होती है। फेंग भी उसके साथ आता और क्या था, ब्रदर किंग तुम तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसीजन और इफिशिएंट हो मुझसे भी, यहाँ तक कि तुम्हारे 3000 किलिंग फॉर्मेशंस वो तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, तुमने तो इसको ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में हम दोनों के स्पैरिंग के समय भी यूज किया था, ये तो उससे भी ज्यादा एडवांस लग रहा है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि डी किंग ने सेम फॉर्मेशंस को लू फेंग पे भी यूज किया था, लेकिन वो काफी ज्यादा सिंपल था और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब डी किंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तो बस एक ट्रेजर फॉर्मेशन डायग्राम को खरीदा होता है, और साथ में वो ये भी बताता कि कैसे उसने ट्रेजर फॉर्मेशन डायग्राम को पाने के लिए लगभग
5 मिलियन केओटिक सोर्स क्रिस्टल को स्पेंड किया था। और ये असल में एक सेमी केओटिक सोर्स लेवल फॉर्मेशन डायग्राम होता है, जिससे कि वो अपने 3000 किलिंग फॉर्मेशंस को और भी पावर्स तक रिलीज कर सकता था। और यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर इसी पावर्स की वजह से उसने उस फर्स्ट नाइट में इनवॉल्व को मारने में कामयाबी पाई थी। अब यहाँ पे डीकिंग और लूफिंग की गैप को देख लो। डीकिंग ने बस अपने एक ही सिंपल फॉर्मेशन से, जो कि उसने अभी बहुत ही पावरफुल ट्रेस का यूज करके किया था, लेकिन फिर भी उसकी पावर्स देखा जाए तो लूफिंग से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि लूफिंग को एक बीस्ट को मारने में अपने कई सारे सीक्रेट टेक्निक्स, कई सारे बोल सकते हो फॉर जो सीक्रेट होते हैं, जिसको फॉरबिडन टेक्निक्स होते हैं, उन सभी को यूज करना पड़ गया था। लेकिन यहाँ डीकिंग जो कि मिड स्टेज में कदम रख चुका है, तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा हो चुकी है। आफ्टर डीकिंग के पास बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद होते हैं, जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि डीकिंग ने और भी कई सारे प्रॉपर सीक्रेट ट्रेजर्स को भी ले रखे होते हैं, साथ में उसने फॉर्मेशन डायग्राम्स को भी ले रखे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते कि तभी बूम, वहां पे आसमान के ऊपर से मैसिव थंडर बोल्ट क्रैक होना शुरू हो जाती और चारों तरफ आसमान में फैलने लगती है, जिसको देखकर लूफिंग अपने वर्ल्ड क्लोन को अटेम्प्ट करता ताकि आसमान में जो बीस्ट छिपा है। अब देखो ये लाइटनिंग जो आई थी, वहां पे आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पर इस आइस बीस्ट को मारने के बाद ऊपर एक लाइटनिंग बीस्ट भी छिपा हुआ होता है, जो कि अपने लाइटनिंग को लुढ़ाकर भागने लगता है, जिसको देखकर लूफिंग उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उस लाइटनिंग बीस्ट की पावर्स काफी ज्यादा होती है। लूफिंग अपने 3000 वर्ड्स को भी यूज तो करता है, लेकिन वो निकल जाता है, मतलब उनके हाथों से वो बेस्ट निकल चुका होता है, जिसको देखकर डीकिंग कहता है कि ये मेरी गलती है, और वो लूफिंग के पास आता है। लूफिंग भी रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। इसके साथ यहाँ पे उन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रखा होता है। साथ में ये भी बताया जाता है कि लूफिंग ने अपने फॉरबिडन स्पेल और साथ में ली वन टेक्निक को मर्ज कर दिया था, जिसके कारण उसने इस हिडन बोल्ट, हिडन जो भी बेस्ट होता है, उसको बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। अब यहाँ पे राइटर ने साथ थोड़े से पार्ट को मिस कर दिया है, शायद इसलिए यहाँ पे उतना नहीं बताया गया कि यहाँ पे लूफिंग ये कह रहा था कि लूफिंग और जान चुका था कि ऊपर बीस्ट छिपा हुआ है, और वहां पे लूफिंग ने अपने फॉरबिडन और साथ में ली वन टेक्निक को यूज करके उस बीस्ट को भागने पे मजबूर कर दिया। मतलब कुछ पैराग्राफ्स मिसिंग हो रहे थे, इसके साथ वो भाग चुका होता है। वो असल में थंडर वीजल होता है। देखो इसकी पावर्स भी अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर लेवल की होती है, लेकिन बात करें तो इसका जो बेचने पे कॉर्प्स का पैसा आएंगे वो बाकी सबसे काफी ज्यादा होती है। इसके प्राइस की बात करें तो लगभग मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल, जो लूफिंग ने पहला मारा था अकेले, उसका सिर्फ 6 लाख होता है, लेकिन इसका 10 लाख होता है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब डीकिंग में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है कि यार यहाँ तो वो भाग चुका है। अब उस बीस्ट के अंदर थंडर मिस्ट्रीज छिपी हुई थी, जो कि किसी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा होता है। लूफिंग भी हामी भरता है, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जब वो अपने कॉन्स्ट्रेंट को ब्रेक फ्री करते हैं, मतलब देख लो यहाँ पे आप लोग समझो कि यहाँ पे जितने भी बीस्ट मौजूद होते हैं, उन सबके पास भी अपनी पावर्स होती हैं। वो सभी एक ऑरिजिन कॉन्टिनेंट जैसे वर्ल्ड से ब्रेक करके बाहर निकलते हैं इस ऑरिजिन वर्ल्ड में। यहाँ पे वो भी अपने लूफिंग के जैसे मशक्कत करते हैं, सेम टू सेम जैसा डीकिंग कर रहा है, ताकि वो केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करके बाहर निकल के एक हायर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बन सके, ताकि वो और भी पावरफुल हो जाए। सेम टू सेम कह सकता हूँ कि उनकी एक अलग कहानी है, इनकी एक अलग कहानी चल रही होती है। अब यहाँ पे जितने भी अपने ब्रेक फ्री करते हैं अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट से, कह सकते हो कि जैसे वो निकलते तो उनके पास भी अलग अलग एबिलिटीज आ जाती हैं। कुछ के तो बहुत ही यूनिक टैलेंट्स होते हैं, इतने यूनिक होते हैं कि वो यूलान सिटी में अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देते, उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ तक कि उसके ऊपर कई सारे एल्डर्स, कई सारे पैलेस मास्टर्स क्यों ना हो, मतलब ये बीस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ओकेजनली वो उन सबको मारते हैं क्योंकि वो खाना चाहते हैं, लेकिन वो मेनली ऐसा नहीं करते। बहुत कम ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनकी सटक जाती है, तभी वो ऐसा करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके साथ लूफिंग, एम्पर किंग साथ में मिलकर और भी हंटिंग को कंटिन्यू करते हैं, और हर एक हंटिंग के दौरान उनकी जो सिंक होती है, जो उनके सोचने समझने, एक साथ पार्टनरशिप करने की काबिलियत होती है, वो बढ़ने लगती है। अब लूफिंग अपने काजुअल क्लोन, जो कि हेवनली एब्सोल्यूट कर्स टेक्निक होती है, उसको अपने ली वन टेक्निक के साथ कंबाइन करके बहुत ही ग्रेट इफेक्ट के साथ अपने पावर्स को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। वो पहले क्या करते थे, उस बीस्ट को स्टन करते थे, फिर एक साथ मिलकर दोनों अटैक करते थे। अब यार बीस्ट क्या ही कर सकता है, वहां पर वो दोनों मिलकर उसको मार देते। लूफिंग करेंटली क्लोज कॉम्बैट में था, वहीं पे एम्पर किंग वो 3000
3000 किलिंग अरे से स्प्रे को सराउंड कर देते ताकि वो भाग ही ना सके। अब देखो 3000 किलिंग अरे की जो पावर्स होती है वो लू फेंग के हर एवन क्लोन्स के मुकाबले से 10 गुना ज्यादा होती है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इसी हिसाब से वो एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को एक एक करके हंट डाउन करना शुरू कर दे, क्योंकि उन सभी की पावर्स अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्प्रेस की होती है, तो उनके लिए उतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिसके साथ वहां पे वो फिर से अपने ब्लैक फ्लाइंग बोट के थ्रू आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लू फेंग अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करके सराउंडिंग एरियाज को स्कैन करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, और साथ में डी किंग भी अपने यूनिक मेथड्स को यूज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। दोनों अपने अपने टेक्निक्स को यूज कर रहे थे जो कि उन्हें एडवांटेज दे रहा होता है। यहाँ पे तो ये सारी चीजें हो रही होती है, लेकिन उसी के साथ हमें उस फ्लाइंग बोट के थोड़े से दूर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे कोलोसल क्रिएचर्स अपने आप को वॉइड के अंदर छिपाए रखा होता है, और ये बीइंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि लू फेंग और साथ में डी किंग भी उसको नहीं देख पा रहे होते, और साथ में हमें बताया जाता है कि ये बीच अपने आप को वॉइड के अंदर ऐसे छिपाए हुए था जैसे वहां पे बहुत ही लंबे लंबे लिम्स मौजूद हैं जो कि वहां के फैब्रिक ऑफ स्पेस को भी तोड़ रखे होते हैं। यहाँ पे लू फेंग और साथ में डी किंग की बात करें तो उसे इस चीज के बारे में पता ही नहीं था यार वो कितने बड़े खतरे में आ चुके हैं। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी पावरफुल चीजें मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्या पता था कि उनकी जान अभी जाने वाली है। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता कि असल में जो बीस्ट की जो लंबे लंबे लिम्स होते हैं जो कि काउंटलेस लॉन्ग लिम्स होते हैं वो एक स्पाइडर वेब की तरह काम कर रहे होते हैं उन सबको फंसाने के लिए, और वो सभी उसी डेंस वेब के अंदर जाने लगते हैं और उन सबके अंदर सराउंड होने लगते। लेकिन सडनली डी किंग को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रही है, और वो कहता है कि कुछ तो यहाँ गलत है। जिसको सुनकर लू फेंग, जिसको कि अभी अंदाजा नहीं होता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या है। लू फेंग की जो अवेयरनेस होती है वो डी किंग से काफी कम होती है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर क्या गलत हुआ। तो यहाँ पे डी किंग बहुत ही अर्जेंट वॉइस में कहता है कि जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा, और यहाँ पे वो नहीं समझ पाता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा, मतलब कि यहाँ पे उसे नहीं पता चलता कि आखिरकार यहाँ पे गलत क्या हो रहा है। लेकिन डी किंग को यह महसूस हो जाता है कि कुछ तो ऐसा छिपा हुआ है वॉइड के अंदर जो कि यहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग और ट्रेमेंडस है। इसके साथ वो बिना किसी हेजिटेशन के वो लोग वहां से अपने ब्लैक फ्लाइंग शिप्स को मैक्सिमम स्पीड पे लेकर वहां से निकल जाते हैं, और जैसे ही मूवमेंट पे वो शिप आगे बढ़ता है वहां पे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और बहुत ही डेंस वेव ऑफ व्हाइट मैटर राइज होने लगता है जो कि उनके पूरे के पूरे ब्लैक शिप को निगलने लगता है। जिसको देखकर डी किंग और लू फेंग दोनों उसे पहचान जाते हैं कि ये तो असल में वॉइड वीवर है। यहाँ पे वॉइड वीवर की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं और वो बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा को इमिट कर रहा था। वो जल्दी से उसके स्ट्रेंथ को भाप जाते हैं और हमें पता चलता है कि वॉइड वीवर की जो पावर्स होती है वो असल में लेट गॉड एम्परर स्टेज की होती है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको प्रेडिक्शन करके बताया था कि लू फेंग का भले ही यहाँ पे एक सामना हो जाएगा बहुत ही पावरफुल क्रिएचर से, और ऐसा हुआ भी यहाँ पे। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके सामने एक लेट स्टेज गॉड एम्परर स्टेज का पावरफुल क्रिएचर्स आ चुका था जो कि उनको मार सकता था। अगर हेड ऑन एंड फाइट होता तो यार वो लोग नहीं जीत सकते थे। अब यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं था वेस्ट करने को, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मिड लेवल गॉड एम्प्रेस की बात करें वो भी इतने पावरफुल फोर्स से फाइट करने जाएगी तो उसे भी पीछे हटना ही पड़ेगा। उनके पास कोई इंटेंशंस नहीं थी कि वो फाइट ही करे, इसलिए बिना किसी डीले के डी किंग अपने ब्लैक फ्लाइंग बोट को स्टोर करता है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। जिसके साथ लू फेंग अपने टाइम क्लोन को यूज करता है और अपने डी किंग को फ्यूचर की टाइमलाइन में घसीट कर ले जाता है, और यहाँ पे हमें लू फेंग के असली टाइम क्लोन की पावर्स के बारे में पता चलता है। देखो लू फेंग यहाँ पे डी किंग ने अपने ब्लैक फ्लाइंग शिप को ले लिया होता है, रख लिया होता है, वो उससे भी भाग सकते थे, लेकिन यहाँ पे लू फेंग ने अपने फ्यूचर टाइम क्लोन को यूज किया होता है जिससे कि वो डी किंग को लेकर साथ में फ्यूचर में चले गए। फ्यूचर में ऑलरेडी वो भाग चुके होते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि फ्यूचर में वो ऑलरेडी काफी ज्यादा दूर निकल चुके होते हैं। यहाँ पे लू फेंग ने अपने फ्यूचर क्लोन्स का यूज करके डी किंग को वहां से भगा लिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग और डी किंग ने ऑलरेडी बहुत पहले ऐसे प्लान को प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे उन सबके पास ट्रेजर्स जितनी भी क्लोज कॉम्बैट की एबिलिटी थी, तो वहां पे लू फेंग को अपने डी किंग को ही प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्स थे वो सभी डी किंग के पास ही
होते हैं, यहाँ तक कि उसके सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स, ब्लैक फैंग बॉट, वेरियस लाइफ सेविंग आइटम्स, वो सभी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल के बराबर थी, जो कि काफी ज्यादा होती हैं। और बात करें लू फेंग की, जितने भी हंट किए होते हैं उन दोनों ने मिलकर, तो उन सबके 6 लो लेवल ह्यूमन, मतलब 6 को मार चुके होते, वो सभी डीकिंग के पास से टेम्पररी स्टोर किए गए होते। इसलिए लू फेंग अपनी जान की कदर न करते हुए यहाँ पर उसको फ्यूचर टाइमलाइन के साथ ले चलता है। लू फेंग अपने टाइम क्लोन और डीकिंग को लेकर वहां से निकल पड़ता है, लेकिन वो लोग देख पाते कि कैसे वो थ्रेड अभी भी वॉइड को पियर्स करते हुए उन सबको निगलने की कोशिश कर रही थी, मतलब फ्यूचर की टाइमलाइन में भी उसको निगलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो वाइड वीपर की टाइमलाइन की एबिलिटी होती है वो लू फेंग जितनी प्रोफाउंड नहीं होती है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और यहाँ पे लू फेंग के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी जिससे कि वो वहां से निकल चुके होते। अब देखो अल्टीमेट जितने भी केओटिक बीस्ट है वो सभी फ्यूचर्स की थोड़ी सी पावर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन उतने प्रोफाउंड ऐसे नहीं जितने कि लू फेंग अभी कर पाया होता है। अब लू फेंग अपने उसी फ्यूचर टाइमलाइंस को यूज करके आगे भागने लगता है, जिसके साथ यहाँ पे भागते भागते वो देखता है कि वो लोग पीछे आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए वो बीस्ट। इसलिए लू फेंग अपने हेवनली सेवरेंस स्पेल और साथ में ली युआन टेक्निक को यूज करता है ताकि वो उसको स्टन करके थोड़ी देर के रोक सके, क्योंकि यार एक बार वो अपने लू फेंग और साथ में अपने डीकिंग को वहां से निकाल ले तो यार सब चीज मसला हो जाएगा। लू फेंग अपने बाकी क्लोन्स से उसके फाइट करके अपने क्लोन्स को तबाह भी करवा देगा, तो फिर से उसको बना सकता है। इसके साथ वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पे ऐसे ही लू फेंग के बारे में और भी कई सारी चीजें बताई जाती है कि लू फेंग ने कैसे इन सबको मास्टर किया, कैसे क्या सब किया, कैसे अपने सारे बंदे अपने पावर्स को लिमिट को रीच करते हैं। ऐसे ही लू फेंग ने ये बारी बहुत ही बकवास लिखी हुई समझ लो डॉ के बारे में फिर से बताया जाने लगा होता है, और टाइम क्लोन के बारे में बताया जाने लगा होता है कि कैसे आपको अपने मेंटल के ब्रेक थ्रू को करना होता है, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग अपनी टेक्निक को यूज करता है। बूम, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। टियानजू कर्स जो कि लू फेंग ने यूज किया होता है उसकी 30% और साथ में ली युआन टेक्निक जो कि 70% मानो, दोनों 100% मिला के उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वॉइड वीवर होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और इसी मूवमेंट पे अपना लू फेंग अपने टाइम क्लोन को यूज करके डीकिंग को वहां से निकाल लेता है, उसके कहर से बाहर निकल जाता है। फॉर्चुनेटली जो वाइड वीवर की इन्फ्लुएंस होती है टाइम के ऊपर वो लू फेंग जितनी डीप नहीं होती है, वरना वो लोग खत्म, टाटा बाय बाय थे। मरते तो नहीं लेकिन उनका बहुत बहुत बड़ा लॉस हो जाता, जिसके साथ यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि सोचते हुए क्या था कि नेक्स्ट टाइम मुझे अब फिगर करना होगा कि मुझे अपनी खुद की जिंदगी कैसे बचानी होगी। अब यहाँ पे लू फेंग ने सक्सेसफुली डीकिंग को निकाल दिया होता है, लेकिन लू फेंग अभी भी उसी मैसिव फॉर्मिडेबल वॉइड वीवर के पास ही होता है और वो उसके उस भयानक से दहाड़ के सामने खड़ा होता है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि लू फेंग तो यहाँ से निकल चुका है तो लू फेंग की जान खतरे में कैसे है। तो देखो लू फेंग के पास 5 क्लोन्स होते हैं, जिनमें से लू फेंग ने अभी अपने इस टाइम क्लोन को यूज करके डीकिंग को निकालने में मदद की। मतलब लू फेंग का सिर्फ टाइम क्लोन ही डीकिंग के साथ सेफली निकल पाया है, बाकी के जो क्लोन्स होते हैं वो अभी भी वहीं पे होते हैं, जिसके साथ लू फेंग अपने क्लोन्स को, जो कि 3 क्लोन्स होते हैं जिसके अंदर 104 एनर्जी रिजर्व होती है, उन सबको यूज करके उन सबको तीनों डायरेक्शन से घेर के उस पर अटैक करता है और साथ में अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन एवन एंड हर्थ हार्मोनी को भी यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ वो तभी तीनों टावरिंग वर्ल्ड क्लोन्स उस बीस्ट पे अटैक कर देते हैं। मतलब कह सकते हो कि लू फेंग पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने एक और क्लोन्स को बचाया जा सके। इसके साथ डीकिंग जो कि भाग काफी ज्यादा दूर आ चुका था वो लू फेंग से पूछता कि आखिर वो कैसा था, तो लू फेंग कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि सिर्फ हेवन एंड अर्थ क्लोन ही वहां से निकलने में कामयाब हो पाया था। मतलब लू फेंग के वहां पे और भी क्लोन्स अटैक चुके होते हैं, वहां पे कैजुअल क्लोन्स, वर्ल्ड क्लोन्स और हेवनली लाइटनिंग क्लोन्स उसके साथ बहुत ही फियर्स बैटल कर रहे होते, इसलिए लू फेंग अपने चौथे क्लोन्स को वहां से निकाल पाया था। हेवन एंड अर्थ क्लोन की बहुत ही पावर्स ज्यादा होती, इसलिए वो उस वॉइड वीवर नेट से बाहर निकल पाया था, जिसके कारण वहां पे लू फेंग ने अपने ग्लोव्स को भी निकाल लिया होता है, जो कि थोड़ी बहुत लॉस को रिकवर कर चुका था। लेकिन यहाँ पे लू फेंग की जो 3 क्लोन्स वहां पे होती है वो उस लेट स्टेज वॉइड गॉड बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए वो वहां पे तबाह हो जाते हैं। और इसमें
में लूफेंग की काफी ज्यादा एनर्जी रिजर्व खत्म हो जाती। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, लूफेंग ने बस अपने क्लोन्स को तबाह किया है, उसको गवाया है। लूफेंग को बहुत बड़ा उतना नुकसान नहीं हुआ है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि लूफेंग इस रिकवर करने के लिए उसे लगभग हंड्रेड्स ऑफ इपोज का समय लग जाने वाले हैं उन सब क्लोन्स को फिर से रिकवर करने के लिए। और यूनान सिटी की बात करें तो वहां की एनर्जी काफी ज्यादा कम है। वहां पे आप अपने मिनिएचर यूनिवर्स को असिस्ट करने के बाद भी वहां की स्पीड काफी ज्यादा स्लोअर हो जाती है। इसलिए लूफेंग होप करता है कि वो अपने रिलम को बढ़ाए, जिससे कि वो अपने इस प्रोसेस को काफी स्पीड अप कर सके। डीकिंग उससे क्या आता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारी वजह से ही निकल पाया हूँ, मुझे तो यहाँ पे अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर्स को आइटम्स को भी यूज नहीं करना पड़ा था। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि 9 रिवर होली रिवेलम में जितने भी पावरफुल बंदे हैं उन सबके पास लाइफ प्रिजर्विंग आइटम्स होती हैं। स्पेशली बिलियंस ऑफ वर्ल्ड से जो आए होते हैं उनके पास तो ये जरूरी ही होता है। ये आइटम्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनको सेमी ह्यूमन लेवल से भी भागने में मदद करते हैं। नेचुरली इस वजह से वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे सस्ते भी मिलियंस ह्यूमन क्रिस्टल के होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कुछ लाइफ ट्रेजर्स जिससे कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर से लाया जाता है वो तो और भी वैल्यूएबल हो जाती है। डीकिंग उससे कहता है कि तुमने भी अपने कई सारे क्लोन्स को खोया है और ये सब एनर्जी बहुत ही बर्बाद की है, तो इसमें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 500,000 ह्यूमन क्रिस्टल देने वाला हूं। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस वक्त 6 ह्यूमन लाइफ कॉर्प्सेस को हमने पकड़े हैं जिसकी कुल लागत 6 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल होने वाली। और फेयर स्प्लिट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 3-3 मिलियन को ले सकते हैं। तो लूफेंग हामी भर देता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टीम अप करने से पहले यही रूल बनाया था कि यहाँ पर वो आधा आधा करेंगे और जिसकी जो मेजर लॉस होगी उसको वो कवर करा देंगे। इसके साथ लूफेंग आराम से चाहे तो 100 इपोज में उसको रिकवर कर लेगा। लेकिन बात करें डीकिंग की तो डीकिंग को 2 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल लग जाता है अपनी लाइफ को बचाने के लिए और डीकिंग को अभी यूज नहीं करना पड़ा, तो डीकिंग काफी बड़े प्रॉफिट में होता है। जिसके साथ डीकिंग कहते हैं कि चलो हमने काफ़ी ज़्यादा फाइट कर लिया, अब हमें वापस लौटना चाहिए क्योंकि हम जितने ज़्यादा हंट करेंगे हमारा इतना ही लाइकली होता कि हम लोग और भी एक्सीडेंट को इनकाउंटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो उन सारे लो लेवल बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा ही होता है। इसलिए वो फैसला करते कि हमें निकलना होगा। यहाँ पे वो कहता है ये तो बस वॉइड वीवर था जो कि लेट स्टेज गॉड एम्पर स्टेज में था, लेकिन क्या होता अगर ये फुली रियलाइज गॉड एम्पर होता, मतलब बहुत ही पावरफुल लास्ट स्टेज का गॉड एम्पर होता, या फिर कह सकते कि वो उस पर लॉक करके ही ना था कि हम इसको मारेंगे ही। जिसके कारण लूफेंग भी कहा था ठीक है हम लोग वापस चलते हैं और वो लोग वहां पे वापस चलते क्योंकि लूफेंग की भी पावर्स और एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। जिसके बाद वो अपने उसी यूनियन सिटी की तरफ चलने लगते हैं। जिसके साथ लूफेंग कहता है कि हमारे पास लगभग 3 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल हैं, तो मुझे जाकर फिर से इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजी में जाके वहां पे केयरफुली एक्सचेंज करना हुआ। जिसके साथ वो उसी ब्लैक फ्लाइंग बोट में चढ़कर वापस की तरफ जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो यूनियन सिटी के पास जाते हैं वहां पे रेडर्स का खतरा बढ़ता है। मतलब सिटी के पास जो लुटेरे होते हैं, कह सकते हो कि उन्हें पता होता है कि ये सभी रेड हंट करके आ रहे हैं तो वो लूटने के लिए तैयार होते हैं। तो उनसे बचने के लिए अपने डीकिंग अपने एक्सपीरियंस से वहां पे आगे बढ़ते हुए वहां पे आगे अंदर सिटी के अंदर कदम रख लेते हैं। और जैसे ही वो लोग सिटी के अंदर कदम रखते हैं तभी उनकी सांस में सांस आती है, उन्हें तभी रिलैक्स होता है कि यार फाइनली हम लोग यहाँ पे आगे। मतलब कह सकते हो कि लूफेंग मरता तो नहीं, लेकिन लूफेंग को बहुत बड़ा लॉस और डीकिंग को बहुत बड़ा लॉस होते होते रह गया। यहाँ पे जान माल का खतरा अभी तो नहीं आने वाला है जब तक कि एक पावरफुल विल से उन सब पे अटैक न किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।